नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर अब सरकार के फैसले का इंतजार। समिति ने सरकार को सौंपी अंतरिम रिपोर्ट। तीर्थ पुरोहितों, हक हकूकधारियों का जारी है विरोध। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गोदियाल का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस छोड़ चुके और बीजेपी के कई नेता वापसी की कतार में। प्रदेश भर में चलाया जाएगा मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान। दो 2017 में रुड़की आईआईटी डीन ऑफिस में करोड़ों का गबन का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी क्लर्क धीरज उपाध्याय को पुलिस ने किया गिरफ्तार। करोड़ों रुपए अपने खाते में कर लिए थे ट्रांसफर। बहन से छेड़छाड़ से नाराज भाई ने की आरोपी की गोली मारकर हत्या। रुड़की पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार और नाबालिग को किया निरुद्ध। 11वीं कक्षा का छात्र था मृतक। डोईवाला में अखिल भारतीय किसान सभा का हल्ला बोल। बढ़ती महंगाई को लेकर जिला और तहसील मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर भी जताया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति ने सरकार को अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है। समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद मनोहर कांत ध्यानी ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर रिपोर्ट सौंपी है। समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ही सरकार देवस्थानम बोर्ड पर कोई निर्णय लेगी। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सरकार में चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड बनाया था, जिससे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम समेत 51 मंदिरों को शामिल किया गया था। चारधाम के तीर्थ पुरोहितों, हक हकूकधारियों ने शुरू से ही बोर्ड का विरोध कर सरकार से भंग करने की मांग कर रहे थे। झूलाघर पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 106 फीट ऊंचे स्तंभ पर राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया, जिसमें जोशी ने कहा कि इस कार्यक्रम को और भव्य रूप दिया जाना था और मुख्यमंत्री द्वारा इसका लोकार्पण किया जाना था, लेकिन आपदा के चलते मुख्यमंत्री यहां नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज से माल रोड की गरिमा और बढ़ गई है और शीघ्र ही मसूरी को हेलीपैड की सौगात भी दी जाएगी, जिसके लिए उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष को भूमि देने की बात कही है। मसूरी के विकास की कड़ी में, सौंदर्यीकरण की कड़ी में आज एक कड़ी और जुड़ी है। झूलाघर पर राष्ट्रीय ध्वज, जो 106 फीट का पुल है, उस पर राष्ट्रीय ध्वज हमने यहाँ पर लगाया है और जो कि यहाँ के सौंदर्य में है चार चांद लगा रहा है। और इसके लगने के बाद निश्चित ही जब टूरिस्ट आएगा तो यहाँ पर उसको देखने आएगा। और यही नहीं, अभी कुछ मांगे यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष जी ने हमसे की है। हमने उन्हें स्पष्ट किया है, चाहे टॉयलेट की बात हो, चाहे पार्क के निर्माण की बात हो, ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे को लेकर हम काम करते हैं। माननीय मंत्री जी को कि आज ये ध्वज का यहाँ पे लोकार्पण हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे जो सुंदरता का जो पालिका द्वारा यहाँ का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, उसमें चार चांद लगेंगे और हमारे लिए एक गौरव की बात भी है, मान की बात भी है कि हमारे शहर में इतना 100 फुट ऊपर राष्ट्रीय ध्वज है। तो इसके लिए मैं सभी शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 30.5 मीटर का ये फ्लैग हमने MDDA ने माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर लगाया है
यह एक ऐतिहासिक दिन है, हमारे गौरव का पल है और यह फ्लैग हमेशा हमेशा मसूरी और भारत माता के नाम को हमेशा रोशन करता रहेगा। हम लोग हमेशा इसको याद करते रहेंगे। चुनाव के लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रबंधन में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इसके तहत मेरा बूथ मेरा गौरव नाम से एक विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक बृहद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि जिस बूथ में कांग्रेस को अच्छे वोट मिलेंगे वहां के कार्यकर्ताओं को पार्टी सम्मानित करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा में अस्थिरता की स्थिति है। जो लोग कांग्रेस छोड़ चुके थे वे वापस आना चाहते हैं और साथ ही भाजपा के भी कई नेता कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। अपने तरीके का एक अभिनव कार्यक्रम है जिसमें हमारी सारी पॉलिटिकल गतिविधियों का जो अगले 2 महीनों में हम लोग राज्य भर में कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, उनका निचोड़, क्योंकि बूथ ही डिलीवरी पॉइंट है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने बूथ के महत्व को न समझा। भाजपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी से निष्कासित कई पदाधिकारियों की घर वापसी हुई है। साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राकेश कला ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन नरेश बंसल और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि पार्टी में एक प्रक्रिया के तहत कई जिलों के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और मोदी जी के विकास के विजन से प्रभावित होकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। 40 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। इसमें आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और ऐसे अनेक लोग थे जो ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, पूर्व सैनिक ऐसे थे। इससे अलग जिलों में भी एक बड़ी ज्वाइनिंग हो रही है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में लगातार नीति से प्रभावित होकर, नरेंद्र मोदी के विकास से प्रभावित होकर लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। थराली से पूर्व विधायक और कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जीतराम ने बीजेपी सरकार पर आपदाग्रस्त क्षेत्रों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए थराली को राहत पैकेज देने की मांग की है। डॉक्टर जीतराम ने कहा कि वे लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन स्थितियां अभी भी सामान्य नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा कि थराली विधानसभा क्षेत्र में अब भी कई ग्रामीण सड़कें बाधित चल रही हैं और कई गांवों में भूस्खलन के बाद कई परिवारों को अब भी टेंट में रहकर रातें काटनी पड़ रही हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही है। मैंने पूरे थराली विधानसभा में जो 17 से 19 अक्टूबर की जो बारिश हुई है उससे पूरा क्षेत्र आपदा प्रभावित हुआ है और मैं विभिन्न क्षेत्रों से, देवाल से लेकर के नारायणबगड़ तक जो है विभिन्न क्षेत्रों का और इवन घाट के भी मैंने जो है संपर्क हुए हैं। पूरे क्षेत्र हमारा आपदाग्रस्त है, थराली विधानसभा आपदाग्रस्त है और आपदा से बड़ी मुश्किल से 3-4 दिन बाद यहाँ पर रोडें खुली। प्रशासन को मैंने कई बात माननीय मुख्यमंत्री जी की हेल्पलाइन से लेकर के उनके पीआरओ तक मैंने बात की, तब जा कर के कहीं रोडों पे जो है काम शुरू हुआ। तब रोडें, आज कुछ ही रोडें खुली, अभी कई रोडें बंद है। परखाल से चुपता रोड बंद है। मैं डूंगरी में गया, डूंगरी में जो वहाँ पर 2 हमारे जो युवा साथी थे वो दब गए थे, उनको अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं। मैंने पूर्व में भी कहा था कि वहाँ पर जेसीबी कहीं से डाली जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर आए थे, उनको तुरंत आदेश देना चाहिए था कि यहाँ पर जेसीबी डाल करके उसको यथाशीघ्र, क्योंकि मलबा किसे ये मानव। उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि आपदा से राज्य को भारी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर उनकी केंद्रीय मंत्रियों से लगातार वार्ता चल रही है। उन्होंने बताया कि आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम जारी है।
केंद्र और राज्य सरकार लगातार राहत बचाव कार्य पर नजर बनाए हुए है और पीड़ितों को हर संभव मदद देने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं, राज्य सरकार की कोशिश यह है कि जिनके भी घरों का नुकसान हुआ है उनके घरों का पुनर्निर्माण कराया जाए। पूरी आपदा भी हम लोगों ने समीक्षा की किस तरीके से काम हो रहे हैं और जो कमिश्नर साहब ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है और जान माल की भी हानि हुई है। बहुत सारे जो घर हैं उनका नुकसान हुआ है और सड़कों का नुकसान हुआ है, पुलियाओं का नुकसान हुआ है। उस सब को देखते हुए हम लोग एक एक करके चीज़ों को कैसा हो सकता है, उनको कैसे मदद पहुंचाई जा सकती है, उस पर काम कर रहे हैं। अभी कमिश्नर साहब ने बताया कि लगभग नैनीताल ज़िले में ही बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में मकान ध्वस्त हो गए। तो अभी उसी दौरान हम लोगों ने शहरी विकास मंत्री भारत सरकार से बात की है कि जो शहरी क्षेत्रों में मकानों का नुकसान हुआ है उनकी कैसे भरपाई हम लोग भारत सरकार के द्वारा शहरी। बाजपुर की राम भवन धर्मशाला में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने सैकड़ों लोगों को आपदा सहायता राशि के चेकों का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने आपदा के दौरान मृत लोगों के प्रति दुख भी व्यक्त किया है। आपको बता दें कि प्रदेश में हुई भारी बारिश से भारी संख्या में लोगों का नुकसान हुआ है। दर्जनों की संख्या में लोग अपनों को छोड़कर जा चुके हैं। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से आपदा से हुए नुकसान पर मरहम लगाने के लिए सहायता राशि के चेकों का वितरण किया जा रहा है। कि इस आपदा की घड़ी में हम लोगों के यहाँ आपदा तो आई, लेकिन लोगों का आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है, लेकिन जनहानि नहीं हुई। एक ये बड़ी भगवान की कृपा है। बावजूद प्रदेश में लगभग 75 से ज़्यादा लोग हमारे अपने हैं जो हमको छोड़ के चले गए। उनके प्रति हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और इस आपदा के समय में सरकार के जो हमारे अंग हैं, सभी अधिकारी, कर्मचारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, सब लोगों ने मिलकर एक सामूहिक प्रयास किया और जो इससे आपदा में प्रभावित लोग हैं उन तक सरकारी सहायता भी और निजी सहायता भी अधिकांश लोगों ने लोगों तक पहुंचाने का काम किया। खबर उत्तराखंड के सितारगंज विधानसभा क्षेत्र से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने रामलीला मैदान में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। सांसद लॉकेट चटर्जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा पार्टी का संगठन राजनीतिक संगठन से सबसे बड़ा है। इस मौके पर संगठन और कार्यकर्ताओं को मोदी सरकार की जन कल्याणी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। हल्द्वानी के गौलापार स्थित सर्किट हाउस में कुमाऊं कमिश्नर सुशील कुमार ने आपदा को लेकर सिंचाई विभाग और पेयजल विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जहां बैठक में आपदा को लेकर हुए नुकसान की आंकलन रिपोर्ट को अधिकारियों ने कुमाऊं कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत की। तो वहीं कुमाऊं कमिश्नर सुशील कुमार ने बताया कि 2013 की आपदा के बाद इस बार जलाशयों में बहुत अधिक पानी आ गया है। उनका कहना है कि प्रारंभिक रेस्क्यू का अभियान पूरा कर लिया गया है और अब लोगों के रहने खाने के लिए प्रशासन व्यवस्था कर रहा है। साथ ही आपदा से क्षतिग्रस्त सड़क मार्गों के पुनर्निर्माण और खुलने की व्यवस्था, बिजली व्यवस्था सुचारू करने, पेयजल लाइनों, सिंचाई की नहरों को खोलने का कार्य किया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि कुमाऊं में अभी तक 2000 करोड़ का आंकलन हुआ है। इसके अलावा सिंचाई विभाग बाढ़ आंकलन को लेकर नए क्षेत्र को चिन्हित कर रहा है। इस वर्ष की वर्षा, अभी हमने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ भी बात की है और सभी जलाशयों में भी और वैसे भी 2013 से अधिक वर्षा मिली है और जलाशयों में जो पानी आया है वो भी उससे कहीं अधिक आया है। तो इस संबंध में अब क्योंकि जो हमारा प्रारंभिक रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो लगभग पूर्ण हो चुका है और जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना था वो पहुंचा दिया गया है। अब लोगों के खान पान की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़कों के पुनर्निर्माण और खोलने की व्यवस्था, नहरों को खोलने की व्यवस्था, इन सब पर
कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के माफी मांगने के बाद से हरीश रावत से चल रही जुबानी जंग लगभग थमती दिखाई दे रही है। इसी बीच हरक सिंह रावत के सवाल पर हरीश रावत ने बड़े अनोखे अंदाज में कहा कि क्या कुछ कहा न जाए, बिन कहे कुछ रहा भी न जाए, ऐसी स्थिति उनकी है। यही नहीं, हरक सिंह रावत के आरोपों पर हरीश रावत ने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा कार्य किया है तो जनता उन्हें पत्थर मारकर उत्तराखंड से बाहर कर दे। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके करीबियों पर आरोप लगाए थे कि महिलाओं को पैसे देकर उन पर लांछन लगाए जाने की कोशिश की गई। कहूँ कुछ कहा न जाए, बिन कहे कुछ रहा भी न जाए, मेरी ये स्थिति है। देखिए, पहली बात तो है, ऐसे घृणित कृत्य करने वाले को उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है। यदि मैंने किसी को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की है तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के लोगों को मुझे पत्थर मार मार करके उत्तराखंड से बाहर। 2017 में रुड़की आईआईटी डीन ऑफिस में करोड़ों रुपए का गबन करने वाले सीनियर असिस्टेंट क्लर्क को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसका पुलिस ने खुलासा किया। सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने अपने खाते में करोड़ों रुपए स्थानांतरित करने के मामले में एक आईआईटी कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी धीरज कुमार उपाध्याय कुशीनगर का निवासी है। आपको बता दें, जो भंगेड़ी गांव में जा रहा था, लेकिन केस दर्ज होने के बाद से वह पिछले लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसके लिए पुलिस लगातार तलाश में जुटी हुई है। से ऊपर का गबन का मामला आया था, जिसमें कि वहीं के एक व्यक्ति को नामजद किया गया था, तो उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। जो धीरज नाम का जो व्यक्ति है, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और इसके खाते में 20 लाख रुपए के आसपास अभी हैं, जो कि फ्रीज कर दिए गए। ये सन 2020 का है। 11/12/2020 को ये मामला दर्ज हुआ था, जो कि प्रशांत गर्ग जो आईआईटी के हैं, इन्होंने ये दर्ज कराया। रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मखदूमपुर ग्राम के खेतों में 23 अक्टूबर को 11वीं कक्षा के छात्र की हत्या का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा किया है। हत्या के आरोप में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे नाबालिग आरोपी को निरुद्ध किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतक युवक उसकी बहन के पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि लबोली गांव के रहने वाले छात्र मंजीत हत्या से एक दिन पहले 22 अक्टूबर से लापता था। इसके अगले दिन 23 अक्टूबर की शाम को मखदूमपुर में उसका शव मिला था। छात्र के शरीर पर 2 गोलियां मारी गई थी। मृतक के पिता अशोक की तहरीर पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मामले के खुलासे के लिए सीआईयू और पुलिस टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने हत्या में काम में लिए गए तमंचा और कारतूस, साथ ही मृतक युवक का स्कूल बैग और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की है। साथ ही आरोपी युवक के साथ नाबालिग दोस्त को भी निरुद्ध किया गया है। एसएसपी ने घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 2500 रुपए के नगद इनाम की घोषणा की है। मंगलौर थाना क्षेत्र में, और इस पर 2 गन शॉट थे, जिसमें एक मिस था। तो घटना की जब छानबीन की गई तो इसकी शिनाख्त राज सिंह के तौर पर हुई। ये एक स्कूल में पढ़ने वाला छात्र था। पुलिस की जांच में, पूछताछ में और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उसके आधार पर जो इसका मुख्य अभियुक्त है वो पकड़ लिया गया है। इसका नाम अंशुल है और ये मृतक का ही मित्र ये था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।